नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर कंप्लीट बायोलॉजी का है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड हो जाए। इसके पहले मैं केमिस्ट्री का कंप्लीट जितना भी टॉपिक बीपीएससी पीटी या और भी किसी वनडे एग्ज़ाम को लेके है उसको मैंने काफ़ी डिटेल से कवर करा दिया है और मैं कोशिश किया है कि केमिस्ट्री में कि इतना चीज़ आप लोग को बता दिया जाए ताकि कोई क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में ना छूटे। उसी तरह का ये मेरा फिर से एक प्रयास है बायोलॉजी को लेके। और बायोलॉजी में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी क्लास 9 क्लास 10 एनसीईआरटी में जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है बीपीएससी को लेके, उसके साथ ही साथ लुसेंट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिगर्स हमको दिया होगा उस सारे चीज़ों को हम बारी बारी से अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे। उसको देखने से पहले या वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। 8 मई जो एग्ज़ाम बीपीएससी जो कैंसिल हुआ उसके पहले मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इस तीनों का एक घंटे का एक बहुत ही कंप्लीट रिवीजन वीडियो में बनाया था। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो बायोलॉजी का जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इसको देखने के साथ ही साथ बायोलॉजी का जो 1 घंटे का मेरा वीडियो है आप ज़रूर उसको देखें। मैं लिंक नीचे उसका दे दूँगा, क्योंकि देखिए इस जो मैं वीडियो बनाया हूँ या जो मैं नोट्स लिखा हूँ उसमें क्या किया हूँ, मैं कुछ चीज़ें रिपीट नहीं किया हूँ जो ऑलरेडी इस वीडियो में पहले पढ़ा दिया था। 8 मई के पहले वीडियो में पढ़ा दिया था जिसमें बायोलॉजी था, तो उसके चीज़ों को मैं रिपीट नहीं किया हूँ। मैं कुछ नया चीज़ जोड़ने की कोशिश करूँ। इसमें मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक जो ये वीडियो जो कंप्लीट होगा, जो भी जितना भी समय लग जाएगा वो पता नहीं है, और पीछे जो ऑलरेडी वीडियो बायोलॉजी का बना हुआ है उसको दोनों को मिला के अगर आप लोग कंप्लीट देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में जो भी आएगा छूटेगा। देखिए वैसे क्वेश्चन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते, लेकिन एक जो पिछले 8-10 साल का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं बायोलॉजी सेक्शन का साइंस में, तो मैं कोशिश किया हूँ उस सारे चीज़ों को कवर किया जाए ताकि आप लोग को क्वेश्चन ना छूटे। तो वही है कि एक बार मेरा ये वीडियो, बाकी जो नीचे लिंक में जो वीडियो दिया गया आप उसके बाद ज़रूर देखें। और इसके पहले जो मैं केमिस्ट्री का वीडियो बना दिया हूँ लगभग 7-8, उसको भी देखिए। और फिर एक फिजिक्स का वीडियो बन जाएगा। मैं फिजिक्स का भी एक ही क्लास में कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के बाद आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ, वो भी वीडियो बन जाएगा बहुत जल्दी ही। तो इस तरह से आपका पूरा केमिस्ट्री का जो है ना, सॉरी केमिस्ट्री मतलब पूरा साइंस जो है ना आपका हो जाएगा। और लगभग 30 क्वेश्चन जो साइंस में पूछता है, तो इसमें मेरे वीडियो या मेरे जो भी पढ़ाया मैं कुछ मतलब उम्मीद है कि इससे मतलब 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ जाए। बाकी देखिए साइंस में कुछ चीज़ ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में हॉल में भी कुछ चीज़ दिमाग लगा बना सकती है। इसलिए अगर ये सब लेक्चर देख लीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी और जो क्वेश्चन होगा आप उसको सही ढंग से जवाब दे दीजिएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, और मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वही शामिल किया जाए। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं अपने नोट्स में लिखा हूँ, क्योंकि टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मैं सबकी टाइम को बचाने की कोशिश किया हूँ ताकि मैं काफ़ी कम समय में कंप्लीट कैसे रिवीजन एनसीईआरटी और लुसेंट का बायोलॉजी सेक्शन हो जाए, मैं उसको ध्यान में रख के नोट्स क्या किया हूँ, बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ पे, और इसी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों के लिए होगा। इसमें बाइलिंगुअल जो यूज किया हूँ मैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का है, इसलिए किसी भी मीडियम में कोई भी हो तो इसमें नोट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी देखिए साइंस का मैक्सिमम जो टर्म है वो तो इंग्लिश में ही, इसलिए इसमें मैं इंग्लिश का ही जो मेनली यूज़ किया और मैं हिंदी का भी यूज़ कर दिया ताकि किसी भी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसको कोई दिक्कत हमारे इस नोट से नहीं होने वाला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ देता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी, ठीक ना, कौन है? ये अरस्तु है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। उसके बाद जो आपको पता है कि जो बायोलॉजी में कई चीज़ों को हम बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो फादर्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी जो है या जो आधुनिक पिता जो है ना, लीनियस को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। फिर जो आप पढ़े होंगे कि जो प्लांट में जो है, तो जो 5 किंगडम जो है, पूरे जो जीव को, पूरे जीव जंतु को, पूरे एनिमल्स को, जो पूरे किंगडम को, पूरे जगत को जो है 5 भागों में जो है ना बांटा है। ये कौन बांटा है? R.H. व्हिटेकर ने। ये भी क्वेश्चन पूछ कर एनसीईआरटी बेस्ड है। और 5 किंगडम में क्या क्या आता है? इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु है, सबको R.H. व्हिटेकर महोदय ने 5 पार्ट में बांटा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, अब इसमें देखिए बायोलॉजी में जो मेनली सबसे जो पहला स्टार्टिंग चीज़ होता है वो है आपका क्या? सेल, या जो है ना सेल
पूरा का पूरा पढ़ना है। तो इसमें हम लोग कोशिका विज्ञान को हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग पता होगा, जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या है कि जो एटम होता है, जो कोई भी केमिस्ट्री में अगर कोई भी मेटेरियल या पदार्थ है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है? परमाणु या एटम होता है। उसी तरह अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो किसी भी लिविंग थिंग्स का जो पार्ट होता है वो सेल या कोशिका होता है। इसलिए हम कोशिका शुरू किए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए हम लोग का जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, तो सबसे छोटी जो यूनिट से मिलकर बना होता है उसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। सब कई सारे सेल या कोशिका आपस में मिलता है तो टिश्यू या ऊतक बनता है, और कई सारे जब ऊतक या टिश्यू जब मिलता है तो ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, और कई सारा ऑर्गन जब मिल के तब ऑर्गन सिस्टम बनता है, और तब अंतिम में आपका एक लिविंग थिंग्स या एक जीव जंतु क्या होता है? बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और किसी भी लिविंग थिंग्स का, जैसे ह्यूमन बीइंग का ही स्टार्टिंग तो एक सेल से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेल जो है ना बहुत ही बेसिक और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग्स का। मतलब जिस तरह से कोई बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग का जो सबसे जो छोटा पार्टिकल हम देखा है तो जो उसमें ईंट है या ब्रिक्स है, ईंट से ही मिलकर जो है पूरा पूरा बिल्डिंग तैयार होता है। उसी तरह कोशिका से पूरा पूरा शरीर क्या होता है? तैयार होता है। और कोशिका का खोज जो है ना किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मरे हुए सेल का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका लिविंग सेल का खोज किया था किसने? लीवन हॉक ने। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग जो इसमें जो सेल जो है, सेल के कई सारे पार्ट होते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए सेल का ना जो कोशिका जो होता है उसके जो मेनली जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहला पार्ट, देखिए पार्ट देखने के लिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये जैसे कि एक सेल है आपका, ये जो है आपका ये प्लांट सेल का एक जो है ना फिगर है, आप देख सकते हैं। ये पूरा पूरा प्लांट या जो पादप सेल का एक डायग्राम है। उस आगे देखिए एक और डायग्राम होगा, यहाँ देखिए एनिमल सेल का है, एक इसका है एनिमल सेल का, देखिए डायग्राम है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो है ना चीज़ें जो है ना कैसे कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं टर्म बोल रहा हूँ। जैसे देखिए ये एनिमल सेल का सबसे लास्ट ऑर्बिट को, सबसे लास्ट लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये बीच का न्यूक्लियस या जो है ना केंद्रक है। फिर देखिए इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में जो ये आपको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव है, और इसी कोशिका द्रव में काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स या कई सारे ऑर्गन या अंग जो है ना कोशिका के क्या होते हैं रहता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें फिर देखिए गोल्गी अपार्टस है। ये सब जो है ना आपका इस कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में अवेलेबल रहता है। उसी तरह देखिए अगर इसको आप देखिएगा प्लांट में यही हाल है। प्लांट में देखिए आप ये पूरा पूरा प्लांट जो है ना आपका सेल है। आपको पता है प्लांट सेल में बाहर से एक जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन्स होता है, फिर देखिए इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है। और इसमें भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस सब कुछ इसमें जो है अवेलेबल है। तो वही हमको मेन जो इम्पोर्टेंट जो इसके जितने भी कंपोनेंट हैं कोशिका के, हम लोग वो देखने का मतलब यहाँ देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहला देखिए इसमें आता है कि कोई भी सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली मिलेगा ही मिलेगा। और ये सबसे अगर जो एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत होगा। अगर प्लांट सेल है उसमें आपको सेल वॉल या कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना सबसे आउटर या बाहरी परत है, ठीक ना। और जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन भी पे सीधे पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है किसका किसका, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और ये पारगम झिल्ली या मतलब ये इसको बोलते हैं फ्लेक्टिवली परिमेबल, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें कुछ सब्सटेंस जो आर पार होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर का इसमें क्या होता है। मतलब अगर कोई सेल कोशिका है मान लेते हैं, इससे कुछ चीज़ें आर पार होती है। इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्टिव परिमेबल, मतलब कि ये इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं। आगे चलते हैं, अगला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। और ये जो बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए मैं कोशिश किया हूँ इस नोट्स को इस तरह से तैयार करने का ताकि डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, एक्स्ट्रा आपको कुछ विशेष ना पढ़ना पड़े। और मेरी कोशिश यही रहेगी अब टू द पॉइंट नोट्स बनाया जाए ताकि आपको बेहतर चीज़ें मिल सके। तो ये हो गया सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ आपको जो है ना कोशिका भित्ति आपको सिर्फ प्लांट या पादप में ही देखने को मिलता है। आगे चलिए साइटोप्लाज्म, आपको अभी जस्ट हम बता दिए कोशिका द्रव मतलब कि
जो अगर मेम्ब्रेन्स और ये न्यूक्लियस के बीच में जितने भी चीज़ें हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है ना साइटोप्लाज्म। और इसमें कई सारे सेल के जो है ना अंग या सेल के ऑर्गन्स जो है ना अवेलेबल रहता है। अब जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह के जो सेल के ऑर्गन होते हैं, अब उसको हम लोग अलग अलग से देखते हैं, उसका क्या क्या मेन फंक्शन। देखिए पहला इसमें एक है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। देखिए ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ, मतलब एक होता है स्मूथ मतलब क्या, मतलब कि जो चिकना होता है, और रफ मतलब क्या, खुरदुरा होता है। तो सिंपल ध्यान रखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम जो है इसको खोजा था किसने, पेलेट नाम के साइंटिस्ट ने। ये प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। और यहाँ जो है प्रोटीन का यहाँ भी संश्लेषण होता है या प्रोटीन यहाँ पे तैयार होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम है, ठीक ना। तो लाइसोसोम को खोजा था किसने, क्रिश्चियन डी डवे ने, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सेल वॉल जो आपका कोशिका होता है, कोशिका का ये आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम कभी कभी क्या करता है कि इम्पोर्टेंट सेल के पार्ट को भी जो ना ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको जो है ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसमें अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसका नाम दिया था अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने। और ये पावर हाउस ऑफ सेल है, हमारे घर का जो है ना, हमारे सेल का जो है ना ऊर्जा घर है, मतलब पावर हाउस है। और जो भी यहाँ जो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी बनता है वो एटीपी के फॉर्म में जो है, एटीपी इसकी करेंसी है, उसी के फॉर्म में जो है ना ये ऊर्जा यहाँ पे भंडारित या स्टोरेज होता है। अगला देखिए इसमें प्लेस्टिड। ये देखिए प्लेस्टिड या लवक, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और देखिए प्लेस्टिड के 3 टाइप होते हैं, एक होता है लिकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये तीनों क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए लिकोप्लास्ट जो है ना प्लेस्टिड का ही पार्ट है, ये होता है कलरलेस। जैसे आपका जो रूट या जड़ देखिएगा किसी प्लांट का, उसमें कोई रंग नहीं होता है, तो वो किसका उसमें क्या होता है, लिकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसमें कलर होता है, लेकिन जैसे कि पुष्प का भाग हो गया, बीज का भाग हो गया, ये जो कलर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। देखिए हरित लवक जो है ना ये ग्रीन कलर का इसमें पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट अपना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि ये तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसी में आपका क्लोरोफिल होता है और यही आपका प्लांट में भोजन बनाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे तो वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे। अगला इसमें देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी सेल का होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। देखिए न्यूक्लियस का खोज सबसे पहली बात रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और न्यूक्लियस जो है ना ये डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। और इसी न्यूक्लियस में डीएनए का जो इसमें जीन होता है, एक्चुअल में डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। और यही जो है ना पेरेंट टू चाइल्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। एक्चुअल में केंद्रक में क्रोमोजोम होता है और ये क्रोमोजोम में ही आपका डीएनए और जीन होता है। और यही जीन जो है ना माता पिता से बच्चे में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसलिए जो ना केंद्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको इसी न्यूक्लियस या केंद्रक में ही पाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें। अब देखिए सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का सिंपल जो दिया था किसने, स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था कि कैसे कोशिका का कैसे चीज़ें होता है, कैसे डिवीजन होता है, ये सब बात इन्होंने बताया था। अब कुछ एक चीज़ जान लीजिए कि डीएनए। देखिए डीएनए देखिए बार बार आ रहा है। देखिए डीएनए जो है ना, सिंपल ध्यान रखिए, यह जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, किस किस में, तो ऑप्शन क्या था, हालांकि ऑप्शन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही था, लेकिन अगर ऑप्शन न्यूक्लियस भी आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाए और प्लेस्टिड भी, तो आपको तीनों मार देंगे। डीएनए तीनों जगह पाया जाता है। और जो है ना इसका जो एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है, मतलब जो डीएनए जो है ना एक डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। इसको पहली बार वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किस साइंटिस्ट ने दिया था, वॉटसन और क्रिक नाम के 2 साइंटिस्टों ने दिया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दिया था, ये आपका देखिए पूरा पुराना सेल हो गया। और मेरे ख्याल से अगर सेल या कोशिका में और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसी के रेंज में आएगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन जो भी आएगा तो मैं जो
वो जो वीडियो जो मैं आपको लिंक नीचे दिया हूँ उसको देख लीजिएगा। बाकी उसमें और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बाकी उसमें भी ये सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज में बता दें ताकि आपको समझने में और पढ़ने में काफ़ी क्या हो, ईजी हो। अब नेक्स्ट चल देखिए, सेल के बाद या जो कोशिका के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका नाम क्या है, टिश्यू या ऊतक। देखिए टिश्यू जो है ना, ऊतक जो है ना, अभी जैसे पहले बता दिया कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये कोशिकाओं का समूह होता है। और जिस तरह से सेल भी दो तरह का, एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल होता है, उसी तरह जो है ना टिश्यू भी दो, एक प्लांट टिश्यू होता है, मतलब पेड़ पौधे का टिश्यू पादप टिश्यू होता है, और आपका एक एनिमल टिश्यू भी होगा। आइए पहले हम प्लांट टिश्यू को या पादप ऊतक को देख लें। देखिए इसमें ना होता तो कई है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें दो जो है ना, एक है, इसका नाम है परमानेंट टिश्यू या इसको बोलते हैं अस्थायी ऊतक। इसमें दो है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए जाइलम जो है ना, ये सिंपल ध्यान रखना है, ये जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। और ये इसका काम क्या है जाइलम का, कि ये बॉटम टू टॉप काम करता है, मतलब कि जड़ से जो भी वाटर है, मिनरल्स है, वो बॉटम टू कहाँ पहुँचाता है, टॉप पहुँचाता है। और फ्लोएम जो है ये क्या करता है, जो पत्ता में जब पेड़ के जो लीफ या जो पत्ता होता है उसमें जो भोजन या बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होके वो भोजन को टॉप टू बॉटम पहुँचा, मतलब कि फ्लोएम क्या करता है, फूड को जो है ना टॉप से कहाँ पहुँचाता है, बॉटम में पहुँचाता है। ये ध्यान रखिएगा। जाइलम मिनरल्स वाटर को नीचे से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम जो है ना ऊपर से नीचे के लिए जो है ना फूड को लाता है। बस इसका ये दो मेन फंक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ ले। देखिए एनिमल टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही डिस्कस यहाँ कर रहा हूँ। देखिए एक है इपीथेलियमी टिश्यू। इपीथेलियमी टिश्यू जो है ना, ये हमारे अंगों का सबसे बाहर का लेयर है। जो हमारा जितना भी बाहर का लेयर है पूरे बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, इपीथेलियमी टिश्यू बोलते हैं, बाहर का जो लेयर है। उसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि कनेक्टिंग टिश्यू, या मतलब उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। देख कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि जो चीज़ को जोड़ता हो, इसमें एक बोन या अस्थि हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, लसिका हो गया, ये सब सारे जो टिश्यू हैं, ये टिश्यू के एग्जाम्पल है, और ये हमारे चीज़ों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, ब्लड से पूछ देता है। ब्लड का मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए ब्लड का, देखिए पहली बात जो है ना, ब्लड में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा का, क्या होता है, ये पूरे ब्लड का लगभग 60% होता है, और प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट और क्या होता है, ग्लूकोज होता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका ब्लड का प्लस, मतलब इसको बोलते हैं ब्लड का जो सेल होता है वो लगभग 40% होता है हमारे पूरे ब्लड का। इसमें 3 सेल होता है, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है, प्लेटलेट्स। आपको पता है कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में तो यहाँ आयरन होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और आरबीसी का जो है ना जीवन काल जो है ना 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। और इसका निर्माण जो है बोन मेरो जो है ना, या अस्थि मज्जा में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा। इसकी मृत्यु जो है ना लीवर या प्लीहा में होता है। 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ठीक ना, 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इसका जो निर्माण होता है बोन मज्जा में, बोन मेरो में होता है, और इसकी मृत्यु यकृत और कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, ये ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड जो है, ये जो है ना, ये 2 से 4 दिन तक इसका एवरेज एज है, उम्र है, रहता है। इसमें केंद्रक भी होता है, और ये रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। जब भी हम कोई बीमार पड़ जाते हैं तो डिजीज से लड़ने का कौन काम करता है, यही आपका डब्ल्यूबीसी। अगला है प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स क्या करता है, सिंपल हमारे ब्लड में क्लोटिंग या थक्का जमने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी का प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो बहुत टेंशन की बात हो जाती है। जब किसी को डेंगू होता है तो उसका जो है ये प्लेटलेट्स बॉडी का कम हो जाता है, इसलिए डॉक्टर जो है उसको लिक्विड पीने के लिए बोलता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप को हम देख लीजिए एक बार। अब इसमें ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन कई बार बीपीएससी या किसी एग्जाम में पूछता है। देखिए ब्लड ग्रुप का जो खोज या डिस्कवर किया था ये कार्ल लैंडस्नर ने किया था, ठीक ना। और ब्लड ग्रुप में ना एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो मेनली पूछता है, आपको पता है कि ब्लड में एक एंटीजन एक एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन अगर है तो उसके जस्ट अपोजिट टाइप का एंटीबॉडी होगा ब्लड में, तभी जो है ना ब्लड एक दूसरे को हम लोग ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो ओ 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए, बी, ओ और ए बी। तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड
डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है, और AB जो है ये रिसेप्टर है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये आप चीज़ें ध्यान रखें, कई बार पूछ चुका है। एक और लैंड स्किनर और विनर ने जो है एक बंदर पर जो है ना खोज करके एक अलग से एक एंटीजन का पता लगाया, तो उसका नाम था RH फैक्टर। ये भी क्वेश्चन बार पूछ चुका है BPSC। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ना उस वीडियो में भी अच्छे से दिया, आप उसको भी देख सकते। बाकी इतना सा आपका काम चल जाए, क्योंकि BPSC सिंपल ही पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और रिसेप्टर कौन सा है। बस इतना मैं बता ही दिया है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है, जो लाइफ क्लास 10th का अगर आप NCERT देखिएगा तो पहले तो क्लास 9th में सेल है, कोशिका है, फिर टिश्यू है। क्लास जब 10th का जब NCERT हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर उसमें लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम उसको हिंदी में बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो इसमें आपका है, तो लाइफ प्रोसेस में जो है ना इसमें इसका वही नाम हो गया ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, चाहे जो है पाचन तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारे के बारे में हम लोग अलग अलग सब इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए पाचन तंत्र का जो प्रोसेस देखिए सिंपल सा कैसा होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इजेशन का, हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन का, ठीक है ना। दूसरा भोजन डाइजेशन होता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। चौथे जो नंबर पे क्या होता है, एसिमिलेशन, उसका स्वांगीकरण होता है, ठीक ना। और अंतिम में डिफेक्शन मतलब कि आप मल परित्याग होता है। ये 5 स्टेप में हमारा जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है। तो कभी कभी अगर क्रम पूछ देगा तो आप क्रम ध्यान रखें कि UPSC ऐसे एग्जाम में क्रम पूछ देता है, कौन सा क्रम कैसे होता है, इसलिए क्रम जो है मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब देखिए सबसे पहला जो आपका जो इसमें इंजेक्शन होता है, जो हम अंदर जिसको हिंदी में अंतर्ग्रहण बोलते हैं, वो देखिए कहाँ से होता है, आपका माउथ या मुंह से होता है। कहाँ होता है, माउथ या मुंह से होता है। तो मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, NCERT बुक का मैं लिया हूँ, तो उसको थोड़ा देखने में देखिए ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, और ये कैसे कैसे हमारे बॉडी में ये चीज़ें काम करता है, वही उसका डायग्राम है। देखिए ये देखिए पूरा माउथ है, ये देखिए आपका पूरा इसोफोगस है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ स्टमक है, यहाँ आमाशय इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे आप स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है। फिर देखिए ये बड़ी आंत है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये लीवर है, पेनक्रिया अग्नाशय है, ये देखिए यहाँ से बाइल डक्ट निकलता है, ये गलब्लैडर है, ठीक ना। और अंतिम यहाँ एनस या गुदा है। तो ये जिन चीज़ आप इसको ना देख सकते हैं पूरे बॉडी का जो है ना कैसे कैसे कहाँ लोकेशन। मैं सिर्फ डायग्राम लोकेशन बताने के लिए किया हूँ ताकि आपको चीज़ें बस सही ढंग से क्या रहे, याद रहे। तो आइए अब हम इसमें बारी बारी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गन हमारे शरीर में पाया जाता है उसका मेन क्या फंक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला तो इंजेक्शन जो है ना मुंह से होता है, ठीक ना, माउथ से होता है। और जैसे हमारा भोजन मुंह में जाता है वहाँ आपको पता है कि लाड़ा ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। और इसी सेलेवरी ग्लैंड से जो है ना 2 तरह का एंजाइम या 2 एंजाइम निकलता है, जिसको एंजाइम को पाचक भी बोलते हैं, जो चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम जो निकलता है तो यहाँ 2, एक तो टाइलिन है, ये क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और एक माल्टेज नाम का जो एंजाइम है वो माल्टोज को फिर किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। मतलब कि जो है ना आपका जो भोजन का जो डाइजेशन या पचना जो आपका इसी मुंह से या माउथ से क्या हो जाता है, शुरू होना हो जाता है। तो ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ दांत जो है हमारा जो जिसको टीथ बोलते हैं, देखिए 2 तरह का दांत निकलता है। एक तो जिसको ना दूध का दांत बोलते हैं, वो दूध की दांत की संख्या 20 होती है। और जब दूध की दांत टूटने के बाद जब दोबारा दांत निकलता है उसमें 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत में देखिए 16 अपर पार्ट में, 16 लोअर पार्ट में होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो जो 4 तरह का जो दांत का भी टाइप है, एक का नाम है इंसिसर, एक का नाम है केनिन, एक का नाम है प्री मोलर, एक का है मोलर। तो ये खाली ध्यान रखिएगा ऊपर में, जैसे कि इसमें 4, यहाँ 2, 4 और 6 की संख्या में होता है। तो सब मिलाकर आपका ऊपर नीचे मिलाकर 32 होता है। और ध्यान रखिएगा इनेमल एक ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ है जो हमारे दांत का सबसे हार्ड या कठोरतम पदार्थ है। ये एग्जाम कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अगला ये क्वेश्चन एक बार BPSC भी पूछता है टंग या जीभ को लेके। जीभ जो हमारे जो में होता है, जो कि भोजन को पलटने का काम करता है। आगे के भाग में मिठास हमको पता चलता है, पीछे के भाग में कड़वा का पता चलता है, और बगल वाले भाग में खट्टा का पता चलता है। ये भी BPSC क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। अगला चलिए, जब भोजन अब
मुंह से बाद अब कहाँ इसोफेगस होके हुए अब स्टमक या आमाशय में आएगा, तो यहाँ होगा डाइजेशन, पाचन। देखिए यह प्रोसेस, देखिए हालांकि पाचन का जो प्रक्रिया आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है और माउथ से लेके छोटी आंत तक जो है ना आपका ये प्रोसेस चलता रहता है। तो छोटी आंत में भोजन का जो पूर्ण पाचन हो जाता है, मतलब कि कंप्लीट डाइजेशन आपका जो है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो अब देखिए जब भोजन स्टमक या आमाशय में आता है, यहाँ देखिए एक जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है और इस गैस्ट्रिक जूस में देखिए दो तरह का एंजाइम्स होता है। एक का नाम है आपका पेप्सिन, क्या नाम है पेप्सिन, एक का नाम है रेनिन। देखिए सबका खाली फंक्शन याद रखिए। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से पेप्टोन्स में चेंज करता है और रेनिन क्या करता है, केसिन से कैल्शियम पेरासिनेट में चेंज करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जठर या गैस्ट्रिक जूस से दो तरह का एंजाइम निकला, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन से पेप्टोन्स में, केसिन क्या करता है, केसिन से ये कैल्शियम पेरासिनेट में चेंज करता है। उसके बाद स्टमक से ही HCl भी निकलता है और ये पूरे भोजन को कर देता है अम्लीय माध्यम में चेंज कर, एसिडिक बना देता है, ठीक ना। और यहीं से एक श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा या म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक का इनर पार्ट होता है जो कि HCl ज़्यादा ना निकले उससे इसकी क्या करता है, रक्षा करता है, म्यूकस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब स्टमक के बाद जब भोजन आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देखिए एक है ड्यूडेनम, इसको पक्वाशय बोलते हैं। यही जो है ना आपका लीवर, यकृत, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यहाँ से जो है ना जो निकलता है आपका पित्त रस, इसको बोलते हैं बाइल जूस निकलता है। और ये अभी तक देखिए फूड जो है ना अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है, और ये जो बाइल जूस जो है ना आपका ये क्या करता है, भोजन को बेसिक कर देता है, क्षारीय कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पित्त रस किस नेचर का होता है, किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का या बेसिक नेचर का होता है। आगे देखिए एक और यहाँ से ग्लैंड है, उसका नाम है अग्नाशय या पेनक्रियाज। यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है और यहाँ इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। देखिए नाम ध्यान रखिएगा, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज। अब देखिए लाइपेज। तो देखिए ट्रिप्सिन जो है आपका ये क्या करता है, यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो एसिड में चेंज करता है, पहला काम। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को करता है। ये 2 प्रकार में करता है, एक फैटी एसिड में कर देता है, एक कर देता है ग्लिसरॉल में। तो ये जो है आपका पेनक्रियाज से जो है ना, अग्नाशय से जो वहाँ से रस निकलता है, उसमें 3 तरह का ये आपका एंजाइम होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला भोजन कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में आएगा। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ये NCERT का कंप्लीट लाइन है और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, भोजन या जो हम जो खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, मतलब कंप्लीट मतलब यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का कंप्लीट आपका जो डाइजेशन आपको देखने को मिलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक ना। अब यहाँ से जो है ना, और ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो है ना एक आंत रस निकलता है, इसको बोलते हैं इंसेंटिनल जूस निकलता है और ये बेसिक नेचर की होती है। और इसमें देखिए क्या क्या एंजाइम्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए ये देखिए बेसिक का। तो अभी तक भोजन मेरा क्या था, हाँ ठीक ना, ये हो गया। तो आगे देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना आपका देखिए कौन कौन सा जो एंजाइम निकलता है। पहला देखिए इरेप्सिन नाम का निकलता है, ये प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। माल्टेज, ये माल्टोस को शुगर में चेंज करता है। सुक्रेस, ये सुक्रोस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है, वो जो पहले बताए, ये फैटी एसिड में करता है और ग्लिसरॉल में करता है। तो ये जो है यहाँ से आपका 4 मेनली जो है एंजाइम्स निकलता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद अब भोजन का क्या होगा, जब कंप्लीट जब पाचन होगा उसका होगा एब्जॉर्प्शन, उसका होगा अब्सॉर्प्शन। और ये स्मॉल आंत के ही पास में जो है एक विली नाम का एक हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है, वो ये क्या करता है, ये अपना सरफेस काफ़ी बढ़ा लेता है ताकि हमारे भोजन, हमारे जो पचा हुआ भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें अब एसिमुलेशन। अब देखिए एसिमुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब हुए भोजन का शरीर में कैसे उपयोग लाना, मतलब मिलना, एसिमुलेशन मतलब कि कैसे उपयोग लाया जाए, ये प्रोसेस होता है। और अंतिम में डिफ्यूजन में हम मल परित्याग कर देते हैं एनस या गुदा के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा हम जो इम्पोर्टेंट जितना भी एंजाइम्स था, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है किस में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये मैंने बताने का आपका कोशिश किया हो, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या है ना, जब मेरा भोजन पचता है तो हमारे भोजन में कई सारे ऑर्गन
भी काम करते हैं, कई सारे ऑर्गन जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा जो ग्लैंड या जो ग्रंथि है हमारे भोजन को पचाने में, उसको नाम है यकृत या लीवर। ये यकृत या लीवर क्या करता है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए हमारे बॉडी में ग्रंथि या ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड से जो है अलग अलग तरह के एंजाइम्स निकलता है और ये एंजाइम्स जो है ना भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो यकृत या लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि एग्जाम में पूछ चुका है। इसका वेट लगभग 1.5 से लेकर 2 kg के आसपास होता है। और जो है ना यहाँ पे जो है ना आपका फाइब्रिनोनेज नाम का प्रोटीन का उत्पादन यही लीवर या यकृत से होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि एक हिपेरीन नाम का प्रोटीन जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है, ये भी यही होता है। देखिए 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि जब हम लोग का जब हाथ पैर या कुछ जब कटता है तो कुछ देर के बाद ब्लड बहने के बाद अपने आप थक्का जम जाता है ना, ये थक्का इसी फाइब्रिनोनेज नाम के प्रोटीन से होता है। और ये कहाँ इसका होता है प्रोडक्शन, ये आपका होता है इसी लीवर में। और अंदर ब्लड का थक्का ना जम जाए, उसको जमने से कौन रोकता है, ये हिपेरीन, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस लीवर में आपको कुछ आयरन, कॉपर या विटामिन भी स्टोर रहता है, ये भी एग्जाम में पूछा है। और अगर कोई आदमी जहर खा के मरा है मान लीजिए, तो उसकी जांच के लिए जो है ना आपका लीवर से ही जो है ना सैंपल लिया जाता है ताकि उसका सुराग मिल सके, ठीक ना। जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जाँच जो है ना, जाँच का सुराग जो है ना आपको इसी लीवर से प्राप्त होता है। अगला है गेल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। लीवर से निकलने वाला बाइल यहीं पे जमा होता है, बाइल जूस जो है ना आपका यहीं जमा होता है। बाइल एक जो है ना बेसिक नेचर का होता है, इसका जो है ना pH वैल्यू जो है ना आपका कितना होता है, 7.7 होता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि अग्नाशय या पेनक्रियाज, इसमें क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि या ग्लैंड हमारे शरीर का है। ये देखिए दोनों है, ये इंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है, ठीक ना। मतलब कि इसमें डक्ट भी है और इसमें डक्टलेस भी, इसको बोलते हैं हिंदी में नल और नालिका विहीन, दोनों हैं, ठीक ना। इसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को पचाने का क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये एग्जाम अगर पूछा था कि एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसमें एंजाइम्स मूलतः जो है ना प्रोटीन होता है। एग्जाम में भी सीधे पूछ चुका है, ऑप्शन दिया था ABC, प्रोटीन होता है, फैट होता है, क्या होता है, सीधे आपको क्या मानना है, एंजाइम प्रोटीन होता है, सिंपल। आगे देखिए इसी में अग्नाशय या पेनक्रियाज का ही एक और आगे डेवलप हुआ था, उसमें एक लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं, मतलब कि इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें क्या था कि इसमें जो है ना 3 तरह का सेल का बात किया गया था, एक बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल। तो बीटा सेल से इंसुलिन नाम का जो है ना चीज़ निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। अल्फा सेल से आपका ग्लूकॉन निकलता है और गामा सेल से आपको सेमोटेस्टिन नाम का हार्मोन क्या होता है, निकलता है। और आपको पता है अगर जो इंसुलिन अगर जो कम निकलेगा आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा। अगर अधिक निकलेगा तो आपको हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए आपको दिखाई दिया था ये। अब ये आपका पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन अलग से भाग ले रहा था, इसमें लीवर हो गया, ग्लैंडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब आपको मैंने बता दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें था। आगे चलते हैं हम लोग अब सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब देखिए हमारे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि ब्लड का जो पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम जो हमेशा मूवमेंट होता है, इसमें मेनली हमारे परिसंचरण तंत्र में 3 कंपोनेंट आपको भाग लेता है। कितना लेता है, 3 भाग लेता है। इसमें एक का नाम है हार्ट या हृदय, दूसरा है ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, जिसको पाइप भी बोल सकते हैं, और जो आपका तीसरा होता है ब्लड या लिम्फ या लसिका। देखिए अब इसको थोड़ा हम समझा देता हूँ। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए 3 ऑर्गन, एक जिसे मान लीजिए हमारे घर में जो नल का पाइप लगा हुआ, देखिए एक तो क्या हम लोग जब ग्राउंड वाटर जब पानी निकालते हैं तो हमारे घर में एक होता है मोटर लगा होता है, ठीक ना। और मोटर जो है ना, मोटर से ऊपर जो छत का जो पानी का टंकी होता है उसमें नल ऐसे नल लगा होता है, ठीक ना, पाइप लगा होता है। सॉरी, ये मान लीजिए एक मोटर हो गया।
उसमें ये जो मान लो पाइप लगा है और पाइप से क्या फ्लो होता है, आपका वाटर फ्लो होता है। उसी तरह हमारे शरीर में जो है ना हार्ट या हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, मोटर की तरफ एक पंप करता है। जो पाइप में जो आप पाइप जो है हमारे घरों में समझिए वो हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स है, रक्त नलिकाएं हैं, और ये दो तरह का होता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है विंस, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। और जो फ्लो होता है वाटर हमारे घरों में नल में, हमारे शरीर में ब्लड और लसिका जो है ना फ्लो होता है। ये है सर्कुलेटरी मीडियम, यही जो चीज़ें टॉप टू क्या होता है, बॉटम होता है। अब इसको हम धीरे से आराम से पढ़ लेते हैं। आइए हृदय के बारे में जानिएगा। देखिए हार्ट या हृदय हमारे बॉडी का सबसे व्यस्तम भाग है। एक क्वेश्चन पूछा है, व्यस्तम ऑर्गन या सबसे बिजी वाला पार्ट हमारे बॉडी का कौन सा है, आपका हृदय या हार्ट ही है, ठीक ना। हमारे शरीर में 4 चैम्बर होता है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर होता है, ठीक ना। अब आप लोग देखे होंगे डायग्राम, मैं उस वीडियो में अच्छे से डायग्राम बता दिया हूँ कि 4 चैम्बर ऐसा करके होता है, ठीक ना, ऐसे करके। तो ये ऐसे थोड़ा सा होता है, एक थोड़ा सा ऐसे होता है, यहाँ चीज़ें पास होकर अंदर होकर फिर बाहर निकलता है। तो डायग्राम को देख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको मैं कैसे जो है ना ब्लड का जो है ना सर्कुलेशन होता है, उसका क्या रास्ता है हमारे उसमें, ये मैं एक फ्लो चार्ट में आपको बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए, मान लीजिए हमने सांस लिया, तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन पूरी तरह क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब ये कहाँ पहुँचेगा, ये जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये जो ऐसा करके जो है ना समझिए कि ये है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब इसको बोलते हैं कि बायां आलिंद। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर एक अरोटा नाम से ऑर्गन से बाहर निकल के ये बॉडी पार्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये बॉडी पार्ट में। जब ये पूरा बॉडी पार्ट में जब ब्लड अपना पहुंच जाएगा तब क्या होगा, बॉडी से अब आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड होगा। और फिर ये वेना कावा होते हुए फिर जाएगा कहाँ, राइट आर्ट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर लंग्स के थ्रू होके क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। कहने मतलब ये है, ये हमारे जो है ना पूरे बॉडी में जो है ना जो ब्लड का जो ऑक्सीजन वाला ब्लड से लेके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन है, जो कि ये हार्ट हमारा करता है। अब आइए, ये तो हो गया हृदय का काम, पंपिंग करने का काम करता है। अब हमारे जो ब्लड की जो रक्त की जो नालिकाएं हैं जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ये 2 होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वीन्स, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। को फिर एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। धमनी या जो आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन या अपवाद है। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो ऐसा नहीं करता है, वो जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। और जो वीन या जो शिरा है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को जो ये लाता है। इसमें भी एक अपवाद है पल्मोनरी वीन से, तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो धमनी का मेनली काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाना, और वीन का मेनली काम है कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, मतलब कि डीऑक्सीजन मतलब इसमें कार्बन भरा हुआ है, सिंपल सा मतलब यही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। और जो एग्जाम मुझे पूछ देता है कभी कोई ब्लड प्रेशर, रक्त जो है ना दाब, जो ब्लड प्रेशर, सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल जो कंडीशन होता है वो 120 से लेकर अपन 80 mmHg होता है, और इसको मापने के अंतर का नाम है स्फिग्मोनोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और जो हमारे हार्ट बीट, जो हृदय की जो धड़कन है वो सामान्यतः 72 बार 1 मिनट में धड़क सकता है, और जब ये भ्रूणावस्था में होता है, जो एम्ब्रॉय फेज में होता है, ये 150 पर मिनट जो है ना धड़क सकता है। ये भी आप लुसेंट का फैक्ट है, मैं यहाँ से लिया था। आइए अब देखिए क्या है कि आपको ब्लड के बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया, इसलिए मैं यहाँ देखिए अभी आपको क्या बताए हम कि हमारे ऑर्गन सिस्टम में ब्लड भी है और लिम्फ भी या लसिका भी है। तो ब्लड के बारे में मैंने काफ़ी आपको अच्छे से पहले ही बता दिया, इसलिए मैं यहाँ ब्लड को नहीं लिया हूँ, ठीक ना। तो आइए अब लिम्फ या लसिका के बारे में जान ले। देखिए लसिका भी जो है ना ये क्या है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू कोशिकाओं के बीच या गैप में ये हल्के पीले मतलब येलो रंग का जो है ना एक लिक्विड है। एग्जाम में पूछ चुका है लसिका का रंग कैसा होता है, ये पीला रंग का होता है। इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए इसका काम क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसका फ्लो टिश्यू या कोशिका से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और ये लिम्फ या लसिका क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है और जख्म को भरने में हमारी मदद करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
अब ये हो गया आपका फैकल्टी सिस्टम में। देखिए मैं उसी चीज़ को शामिल किया हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछता है, एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ लेने का कोशिश नहीं किया हूँ। और इसके जो भी चीज़ यहाँ मैं अगर कम पढ़ाया हूँ तो वो उस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, आप उस भी 1 घंटे की वीडियो देख सकते हैं और आपको देखना ही है, देख क्या सकते हैं। अगर वो वीडियो और ये वीडियो देख ले आपको और कोई बुक्स या चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये जो नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये नोट्स जो आपको PDF है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम या इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र में को जाने से पहले देखिए थोड़ा सा इसका डायग्राम देख ली ताकि बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ में आवे। देखिए ये देखिए आपका मैं NCERT बुक का ही देखिए ये डायग्राम लिया हूँ। अब देखिए ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव का श्वसन तंत्र है। देखिए ये है नसल पेसेज, ठीक ना। देखिए ये माउथ कैविटी है, ये आपका देखिए यहाँ पे फायरनॉक्स है, यहाँ पे देखिए लैरिंक्स है, फिर देखिए यहाँ ट्रेकिया है, ठीक ना। फिर देखिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है, उपास्थि जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपका फिर देखिए ये ब्रोंची है, फिर देखिए आपका ब्रोंकोइल्स है, फिर एलोवर सेस है, फिर देखिए लंग्स है, ये देखिए रिब्स है, और यहाँ नीचे क्या है डायफ्राम है। ये हमारे पूरे बॉडी का जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और देखिए ये जो देखिए ये गुब्बारा था, देखिए ये गुब्बारा है, एलोवेली है, देखिए ये गुब्बारा तरह का है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं अब क्रम बाय क्रम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको जो सबसे बड़ी चीज़ जानना है कि देखिए रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है। देखिए हम जो फूड खाते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, उस भोजन को पचना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन से हमको चाहिए एनर्जी, तो उसके लिए होता है रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया। ऑक्सीजन के साथ ये भोजन जो है ना हमको एनर्जी देता है, क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के उत्पादन में इन्वॉल्व रहता है विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो अंदर जो है ना एनर्जी का रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो चीज़ें जो है ना बेहतर नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग, अब देखिए इसका क्या रास्ता है, जो ऑक्सीजन जो हमारे नाक के अंदर से जाता है, कैसे इसका रास्ता। देखिए एग्जाम एक बार ये भी पूछ चुका है। देखिए इसका जो पाथ है, जो रास्ता क्या, पहला सबसे पहला एक नासाद्वार है हम लोग का जो है ना, ये नेफल पैसेज है। फिर उसके बाद क्या नसल कैविटी है, ये देखिए ये पूरा नसल कैविटी अपना है, ठीक ना। फिर देखिए फायरनॉक्स है, इसको गर्सनी बोलते हैं, लैरिंक्स इसको स्वर तंत्र है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दिया। और देखिए एक एग्जाम पूछ दिया था लैरिंक्स के बारे में, स्वर तंत्र के बारे में, कि यहाँ एक इपोग्लोटिस होता है। जब कुछ भी हमको निगलना होता है तो यह ग्लाटिस द्वार बंद हो जाता है, जिससे भोजन जो है हमारा सांस नली में प्रवेश ना कर पाए। एक क्वेश्चन पूछता है इपोग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, यही स्वर तंत्र के में पाया जाता है। अगला है आपका ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया में इसको कंठ भी हम लोग बोलते हैं। कंठ के बाद जो है ना ये ब्रोंची या इसको बोलते हैं श्वसनी में जाता है, फिर लंग्स या फेफड़ा में, फिर ब्रोंकोइल्स मतलब श्वसनिका में, और अंतिम रूप से जो सैफ जो कुपिका कोश बोलते हैं वहाँ जाता है। और उसके बाद जो कई तरह के ब्लड कैपिलरीज या जो है ना हमारे रक्त की जो नालिकाएँ होती है उसके थ्रू होकर आपका जो है ऑक्सीजन जो है ना आगे ब्लड आगे जाता है। ये पूरा का पूरा पाथ है, कैसे कैसे जो है ना मतलब कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इसका आपका पाथ का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब ऑक्सीजन जब वहाँ जाता है, देखिए चीज़ें क्या क्या होता है। देखिए ये है ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आता है C6H12O6, उसमें 6 कार्बन होता है। अब देखिए जो है ना आपका जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में, कुछ आपको होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में होता है, और यहाँ बनता है पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट। और ये 3 कार्बन में टूटता है, और यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना 2 ATP का एनर्जी यहाँ भी निकलता है। उसके बाद देखिए क्या है आगे का प्रोसेस, क्या है कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अब देखिए क्या होता है इसमें 3 तरह का होता है। देखिए दो तरह का होता है। मैं देखिए एक तो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी या लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, या ऑक्सीजन होता ही नहीं। एक होता है जहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ ध्यान देखिए, ये है आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ईस्ट में होता है। यहाँ आपको क्या बनता है, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसको भी मैं उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ।
अब देखिए एक होता है जहाँ आपका देखिए यहाँ तो एब्सेंट है पूरी तरह, यहाँ है ही नहीं ऑक्सीजन, ये क्या क्या बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी आपको एनर्जी निकल रहा है। एक है मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग जब कोई लगातार कहीं एक जगह बैठे रह जाते हैं, हमारा पैर जाम हो जाता है, तो हम लोग अपने बिहार के भाषा में बोलते हैं पैर में लग गया झुनझुनी, ऐसा हम लोग बोलते हैं गांव घर में, ठीक ना। मतलब क्या है, अगर हम लगातार एक देर जगह बैठे कहीं रहते हैं तो हमारे उस पार्ट में मसल में जो ऑक्सीजन की काफ़ी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वहाँ क्या जम जाता है लैक्टिक एसिड, इसलिए लगता है कि कुछ मतलब कि करंट टाइप का लगता है, और यहाँ भी थोड़ा सा एनर्जी अपने को मिलता है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ऊर्जा घर कहा जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपको एनर्जी निकलता है। ध्यान रखिएगा कुल मिला के 38 एटीपी, एक ग्लूकोज का जो मोलिक्यूल्स है उसको ब्रेक होने पे 38 एटीपी जो है ना आपको एनर्जी मिलता है। और एटीपी करेंसी है किसका, हमारे बॉडी के एनर्जी का, क्वेश्चन पूछ चुका। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपको हम बताइए क्या जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, ये दो तरह का मिलनी होता है। मिलनी एक तो होता है जहाँ ऑक्सीजन या तो एब्सेंट है या तो ऑक्सीजन कम है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों में, इसको हम बोलते हैं एनोरेबिक, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं एरोबिक। तो एनोरेबिक रेस्पिरेशन को ग्लाइकोसिस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिस भी कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहीं पूछ देता है, एक बाद में ना एक साइंटिस्ट का नाम था क्रेब्स, क्या नाम था, उन्होंने एक साइकिल दिया था, क्रेब्स साइकिल का संबंध भी कहीं ना कहीं एनर्जी के प्रोडक्शन से ही, या फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैं इसको यहाँ से लिखने का कोशिश किया हूँ। ये आपका हो गया आपका क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे कैसे आपका चीज़ें काम करता है। अब आइए उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक, बहुत आसान क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, फैसिलिटी में भी पूछा था। देखिए हमारा क्वेश्चन सिंपल क्या पूछता है कि कौन कौन सा हमारे बॉडी का पार्ट जो है ना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेता है, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है। देखिए हमारा बॉडी से कुछ जो वेस्ट पदार्थ जब बचता है वो हमारे स्किन से भी बाहर होता है, जैसे पसीना निकलता है, दूसरा किडनी से, चौथा लीवर से, और पांचवा लंग से। ये चारों आप ऑर्गन याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे पहला ये किडनी के बारे में पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। देखिए ये होता है पेयर में, क्या होता है पेयर में, और इसका वेट लगभग 140 ग्राम होता है। इसका दो भाग होता है, किडनी का जो है दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टोक्स और भीतर के भाग को बोलते हैं मेडुला, उसे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए किडनी की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट जो फंक्शन यूनिट का, इसका नाम है नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्या कहते हैं किडनी, इसका नाम है नेफ्रॉन। और देखिए किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि रक्त को फिल्टर करता है, रक्त को छानता है और रक्त को छानने का काम करता है। उसके बाद देखिए जो है ना, जो आपका जो रक्त को छानने के बाद यही आपका बनता है यूरिन, बन जाता है यूरिन, ठीक ना। अब देखिए ये यूरिन जो होता है, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूरिन में क्या क्या होता है। इसमें 90% आपका पानी होता है, वाटर होता है, 2% सॉल्ट या नमक होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है, और बाकी 0.3 यूरिक एसिड होता है। तो ये पाँचों आप याद रखिएगा, और ऐसे ही प्रश्नों का आंसर ई होता है, क्या होता है, ई होता है। और जो हमारा यूरिन का जो रंग पीला होता है वो यूरिक्रोम के कारण होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है। और जो यूरिन होता है ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच जो है ना 6 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कभी कभी नहीं बोलते किडनी में पत्थरी हो गया, वो पत्थरी जो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। अगला देखिए आपका त्वचा या स्किन भी जो हमारे वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे कि सीबम और पसीना बाहर निकलता है। लीवर से जो है ना एमिनो एसिड और यूरिया भी बाहर निकलता है, और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हम लोग जब कभी लहसुन या कुछ प्याज जब खाते हैं उसका जो स्मेल, जो गंध जो है ना इसी लंग से निकलता है। तो 4 ऑर्गन हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट, इसमें है नर्वस सिस्टम। वो सिस्टम है तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी का। देखिए हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, सिंपल समझिए, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये मान लीजिए हमारा जो है ना ब्रेन का पार्ट है, ठीक ना। फिर देखिए ये रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड,
और रीढ़ की हड्डी को लेके उसके बाद हमारे बॉडी में कई लाखों की संख्या में छोटे छोटे नर्व सेल हैं। तो नर्वस सिस्टम में मेनली 3 पार्ट है, एक तो ब्रेन है आपका, ठीक ना, दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं मेरुज्जी, और ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में नर्व सेल हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो 3 जो मेन पार्ट है, सबसे पहला आपका ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ब्रेन का मेनली 3 पार्ट होता है, आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। इसको आप डायग्राम में देख लीजिए, मैं डायग्राम भी लाया हूँ। देखिए ये पूरा पूरा आपका ब्रेन का भाग, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका, देखिए मिड ब्रेन, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका ये हिंड ब्रेन, ये देखिए पोन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक ना। देखिए ये फोर ब्रेन है, ठीक ना। यहाँ देखिए, ये देखिए क्रेनियम में ढका हुआ है स्कल में, ठीक ना। फिर देखिए ये जो है ना आपका इसी में देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पे आपका है, ठीक ना। फिर देखिए सेरिबेलम यहाँ पे है। तो ये पूरा पूरा आपने ना इसको डायग्राम को देख लीजिए, कहाँ कौन सा आपका इसमें लोकेशन में चीज़ें हैं, खैर तरफ माइंड में रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को। देखिए ब्रेन जो है ना हमारे मेमोरी पार्ट है, आपको लोग को पता ही होगा। अब देखिए ब्रेन का जो है ना 3 पार्ट बता ही दिया, 3। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेन किस में ढका होता है, क्रेनियम में ढका होता है, मैं दिखा दिया। इसका वेट लगभग 1400 ग्राम होता है। अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है कि किस पार्ट का क्या काम है। एक है सेरिब्रम, इसका काम है ब्रेन का सबसे ये विकसित पार्ट है, डेवलप पार्ट है। यहीं आपका बुद्धिमत्ता, मेमोरी, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र आपका सेरिब्रम है। और ऐसे क्वेश्चन में आपका ई ऑप्शन होगा, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लिए, सेरिब्रम का क्या क्या कार्य है। आइए थैलेमस का, इसमें क्या क्या है, दर्द, ठंडा, गर्म ये पहचानता है। हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है, ये जो है ना ये भूख, प्यास, टेम्परेचर को कंट्रोल, प्यार, घृणा, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, खुशी, सब आपको हाइपोथैलेमस में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। अगला है सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ये बैलेंस ऑफ बॉडी को बनाए रखता है। हमारे बॉडी में बैलेंस, जैसे हम कहीं पे हम रोड पे चल रहे हैं और आगे कोई मतलब कीचड़ हो गया या कुछ गंदा चीज़ दिख गया, हम अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हैं इसी की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक है मेडुला, ये जो है ना ये पीछे रहता है, अभी हमको दिखा दिया डायग्राम में, अब बाकी देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा आप लोग को। तो ये जो मेडुला पीछे रहता है, यहाँ देखिए उपाचय का काम होता है, यहाँ ब्लड प्रेशर का भी है, हृदय की धड़कन भी यहीं से कंट्रोल होता है, और रेस्पिरेशन सिस्टम जो श्वसन तंत्र कंट्रोल भी यहीं से होता है। और उल्टी होने पूछ चुका है, वोमिटिंग जब भी होता है तो हम लोग यहीं इसका केंद्र होता है। मतलब इसमें मेनली ऐसा होता है जो कि हमारे जब मेरा कंट्रोल ना होता है, तो इस ये काम कहाँ होता है, मेडुला से ही मेनली आपका होता है। ये तो हो गया आपका हमारे जो ब्रेन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसका क्या फंक्शन था, ये हो गया। अगला आपका रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसका मेनली काम देखिए क्या है, जैसे हमारा ये ब्रेन है, ठीक ना। तो ब्रेन जो है आपका, तो जो भी ब्रेन है तो ब्रेन से जुड़ा रहता है पीछे, ठीक ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मुख्य काम है जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जो भी रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब जितना भी इसमें जो आपका जो नर्व सेल होता है इसी से जुड़ा होता है, और ये मैसेज कहाँ तक आपको ब्रेन तक पहुँचाने का स्पाइनल कॉर्ड भी काम करता है, ठीक ना। और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट या इकाई होता है उसका नाम है न्यूरॉन। देखिए 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है आपका किडनी का नेफ्रॉन एग्जाम में पूछ चुका है, और तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है सबसे छोटी इसकी इकाई। आइए आपको एक न्यूरॉन का मैं फिगर बता देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका न्यूरॉन का सिंपल सा क्या है, देखिए ये आपका न्यूरॉन है। देखिए न्यूरॉन में क्या होता है, ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक ना। ये इसका सेल बॉडी है। देखिए ये जो है ना, ये इसका पूरा पूरा एक्सॉन बोलते हैं इसको, ठीक ना, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये है डेंड्रोइड, ये क्या है, डेंड्रोइड। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में लाखों की संख्या में छोटे छोटे न्यूरॉन्स जो है ना एक दूसरे से जुड़े। देखिए ये है न्यूरॉन्स, अब दूसरा यहाँ पे जुड़ेगा इस जगह, यहाँ पे ऐसे करके फिर एक न्यूरॉन होगा। ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे करके ना ये न्यूरॉन क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यहीं पे इम्पल्स निकलता है, ठीक ना। और इम्पल्स की वजह से मैसेज जो है ना हमारे बॉडी के जो है ना पहुँचता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूरॉन का फिगर है। और यहाँ देखिए, थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए कैसे जो है ना हमारे बॉडी, देखिए ये देखिए न्यूरॉन है कैसे चिपका हुआ है। अब कोई हम मैसेज पहुँचेगा तो ऐसे मैसेज को ये क्या करेगा, पहुँचाने का काम करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में जो है ना
5 है ग्राही, 5 है रिसेप्टर जो बाहर के मैसेज को मतलब रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए पहला तो आपका आँख है जो देखता है, दूसरा क्या है स्किन है जो ठंडा गर्म महसूस करता है, फिर आपका टंग है नाक है, फिर आपका जो है कान है, ये सब हमारे बॉडी का रिसेप्टर या ग्राही है जो मैसेज को लेता है और जो है ना ये मैसेज इसी जो है ना छोटे छोटे न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन तक क्या होता है पहुंचता है। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन। सिंपल देखिए, उतना आपको डीपली नहीं जाना, मेनली बेसिक जो चीज़ें वो जान लीजिए, बाकी आपका इसमें चीज़ें हो जाएगा। और देखिए ये जो है ना आपका नर्व एंडिंग है, देखिए ये नर्व एंडिंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया न्यूरॉन आपका, ठीक ना। अब इसमें इसके बाद जो है आपका अगला आएगा, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मैं अभी आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है, तो ये हो ही गया। अब आइए हमारे बॉडी में कई सारे जो है ना ग्लैंड होता है, क्या होता है ग्रंथि पाई जाती है। देखिए ग्रंथि में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ग्रंथि या ग्लैंड जो इसमें आपका मेनली 2 तरह का होता है। कितना होता है आपका इसमें 2 तरह का होता है। इसमें जो है ना पहला है आपका एक्सोक्राइन, दूसरा है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन तो बाहर बहिस्रावी बोलते हैं और इंडोक्राइन को हम बोलते हैं अंतःस्रावी। अब देखिए एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि ये डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब नालिका, इसमें नली होता है। और इंडोक्राइन मतलब ये नालिका विहीन होता है, इसमें कोई नली या जाने का पाथ नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो ये आपका एक्सोक्राइन है इससे एंजाइम बाहर निकलता है। क्या निकलता है एंजाइम। अभी हम जितना भी पढ़े उधर लीवर ओवर में पढ़े, ये सब में एंजाइम बाहर निकलता है, ठीक ना, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है मदद करता है। उसका एक रास्ता होता है, पाथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका इंडोक्राइन होता है इसे डक्टलेस होता है, नालिका विहीन होता है, इससे आपका हार्मोन्स निकलता है। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, और भी कई तरह का हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलता है। इसके लिए कोई जो है ना आपका डक्ट नहीं होता, कोई नाली नहीं होता, इसका बस फ्री में होता है। अब यहाँ देखिए जो मेनली जैसे कि आपको बता दिए सैलिवरी ग्लैंड बता दिए, लीवर बता दिए, और यहाँ जो आपका इंडोक्राइन में आपका मेनली मास्टर जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका क्या है आपका डक्टलेस वाला है। अब इम्पोर्टेंट इंडोक्राइन पढ़ लेते। देखिए एक्सोक्राइन तो हम लोग पढ़ ही लिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडोक्राइन, ठीक है ना, मेन जो अंतःस्रावी है। देखिए इसमें सबसे पहला है आपका पीयूष ग्रंथि या है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए इसका थोड़ा लोकेशन देख लीजिए आप लोग तो ठीक रहेगा, मैं डायग्राम लाया हूँ। देखिए ये जो ना आपका मेल फीमेल दोनों का है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैं सोचा कि आपको डायग्राम थोड़ा सा बताया ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये आपका देखिए डायग्राम है, देखिए ये है मेल वाला पार्ट और ये आपका है किसका फीमेल का पार्ट है। देखिए यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस, देखिए यहीं पे है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी पूछा था एक बार कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए फिर यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड, फिर देखिए यहाँ पे थाइमस है, ठीक ना, फिर देखिए यहाँ पेनक्रियाज है, फिर देखिए एंड्रिनल ग्लैंड है, फिर टेस्टिस है जो मेल में पाया जाता है, ठीक ना। अब फिर यहाँ देखिए आपका फिर खाली मेल फीमेल दोनों कॉमन है, बस यहाँ आपका देखिए ओवरी होगा, ठीक ना, क्या होगा यहाँ पे ओवरी, ठीक ना। अब आते हैं इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपका जो है ग्लैंड है उसको पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना गलत हो। आइए देखिए सबसे पहला आपका पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ना है कैसा मास्टर ग्लैंड है, कैसा ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बता दिया। इसका लोकेशन कहाँ है, कपाल की स्पेनाइड हड्डी में अवस्थित है, मतलब ये कपाल में ही है, ठीक ना। और यहाँ ध्यान रखिए यहाँ कई तरह के ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है मैं उसी को यहाँ लाया हूँ। इसमें एक का नाम है सेमेटोट्रोपिक हार्मोन्स STH। ये क्या करता है हमारे शरीर में वृद्धि करता है, हमारे बोन्स में वृद्धि, हड्डी में वृद्धि करता है, और अधिक ये हार्मोन निकलने से हमारा बॉडी बहुत ही बड़ा हो जाता है इसको, और कम निकलेगा तो हमारा यहाँ बौनापन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो है ना एक और है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, यहीं से निकलता है। और देखिए एक अलग से बताता हूँ, देखिए एस्ट्रोजन ये फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, मेल में। ये सब रिप्रोडक्टिव जो ना आपका हार्मोन्स है, एग्जाम में कई बार पूछा है, फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसी में एक और है आपको लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये फीमेल में शिशु को जब फीमेल जब माँ बनती है, जब बच्चे को जब दूध पिलाती है, तो यही आपको लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की वजह से ना वो दूध उसमें जो ना शिशु तक आता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है अप टू या इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गले में ट्रेकिया के पास होता है,
इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक ना। इसकी कमी से आपको एक बीमारी होगा जड़ मानवता, ये बच्चों में होता है, ठीक ना। और अगर आयोडीन की कमी से आपको एक गैट्रोड या घेघा बीमारी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये अगर आयोडीन आप कम खाइएगा तो आपका ग्रंथि जो है बढ़ जाएगा, इसलिए कहा जाता है, इसी को बोलते हैं गैट्रोड या घेघा बीमारी, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एड्रिनल, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो है ना, ये तनाव की सिचुएशन वाला हार्मोन है, ठीक ना। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। और ये जो आपका जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, इसका मेनली 2 पार्ट होता है, एक का नाम है कार्टेक्स, एक का नाम है मेडुला, ठीक ना। और इतना खाली ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान कहा जाता है, अगर कार्टेक्स पार्ट को अगर बॉडी से निकाल दिया जाए तो कोई भी मनुष्य जो है ना, मुश्किल से 1 या 2 सप्ताह तक जो है जिंदा रह सकता है, बाकी वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एड्रीनल और एक है नॉर एड्रीनल, ये दोनों जो हार्मोन्स है, ये इमरजेंसी का हार्मोन कहा जाता है हमारे बॉडी का। क्वेश्चन पूछ चुका है, इमरजेंसी का हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रीनल को कहा जाता है, जो कि एड्रीनल में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बाकी आपको दिखाई दिए, ये ग्लैंड हो गया। आगे देखिए, ये आपका हमारा पूरा जितना भी ह्यूमन बॉडी में जो भी मेन पार्ट था, ग्लैंड था, ग्रंथि था, जितना भी ऑर्गन सिस्टम था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब आगे आते हैं हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट जो भी पोषक तत्व हैं, क्या हैं, पोषक तत्व हैं। देखिए, हम लोग पहला पोषक तत्व खाते हैं, नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है, एक का नाम है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में एग्जाम में पूछता है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मोनोज है। डाई में क्या क्या है, माल्टोज है, सुक्रोज और लैक्टोज है। और पॉली में कौन सा है, स्टार्च और काइटिन। एग्जाम पूछता है कि कौन सा मोनो है, कौन सा डाई, इसलिए मैं और भी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका मेन फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, शरीर को ये एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट पहली बात, तो विटामिन सी का भी निर्माण करता है, और न्यूक्लिक एसिड का भी निर्माण आपको कार्बोहाइड्रेट करके देता है। अब एग्जाम में सोर्स से क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा है, इसलिए मैं सोर्स को भी लेने का कोशिश किया हूँ। देखिए, सोर्स पहला, गेहूँ खाइए, चावल खाइए, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम खाइए, आपको भरपूर मात्रा में जो है ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब देखिए, कुछ और भी है। देखिए, कुछ जो है ना 2 कार्बोहाइड्रेट को मिलाने से तीसरा बनता है, इसे नाम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज को मिलाइए, फ्रुक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज से माल्टोज, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से लैक्टोज बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन शब्द पहली बार यूज किया था जेवर्जेलियस, एग्जाम पूछा है कई बार। यह एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक होता है, जो 20 तरह के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सभी प्रोटीन में पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर सोयाबीन खाइएगा, मूंगफली खाइएगा, आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका। और ऐसे ही क्वेश्चन में आंसर ई मारिएगा, पूछेगा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन, मूंगफली, बहुत कुछ दे देगा, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में 20 तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 हमारा बॉडी खुद ले लेता है, बाकी 10 टाइप का हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटीन का कुछ टाइप होता है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन। एग्जाम्पल ध्यान देखिए, जो सिंपल प्रोटीन होता है वो सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, एल्यूबिमिन, ग्लोबिलिन, इसका एग्जाम्पल है। जो कॉन्जुगेटेड या जो संयुग्मी होता है, इसमें अदर अणु भी मिले जाते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन, एग्जाम्पल इसका है। एक है व्युत्पन्न या इसको डिराइव्ड, प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। एग्जाम में पूछ देखिए, एग्जाम में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन है। आप कम से कम 5-6 प्रोटीन का नाम याद रखिए, तो अगर उसमें आपको अगर मिलेगा तो उसमें मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, दूध खाइए, दूध पीजिए। देखिए, बिहार में दूध खाया जाता है, दूध पिया नहीं जाता, इसलिए मैं बोला यहाँ पे, ठीक ना। अंडा है, एग है, ठीक ना, मतलब वहाँ बिहार के लोग ना कहते हैं दूध खाया, तो लेकिन दिल्ली सब में तो दूध पिया जाता है, तो वहाँ पे लोकल हम लोग का है, ठीक ना। सोर्स, अब देखिए, दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर और मछली, ये सब में क्या मिलेगा आपको, भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। आइए फिर देखिए, अब इसमें कुछ रोग होता है, अगर आप प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं खाइएगा तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक होता है
शक्कर रोग हो जाता है, और एक मरासमस, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, दोनों ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब फैट या वसा, देखिए ये भी अपने को देता है एनर्जी या ऊर्जा देता है। इसके मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल तथा वसा के संयोग से बनता है। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देखिएगा तो कई बार पूछता है ये इसमें क्या होता है, किससे मिलके, खासकर साइंस में, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ देगा फैट में क्या होता है, ग्लिसरॉल और इसमें जो है ना फैट एसिड होता है, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी होता है, वाटर में नहीं घुलता है फैट, ठीक है ना। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसमें कि सैचुरेटेड में एग्जाम्पल आता है नारियल और तार का तेल, और अन में आता है मछली के तेल और वनस्पति के तेल। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट का यूज कम करना चाहिए क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक ना, आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। इसका सोर्स क्या है फैट का, मिल्क पीजिए या यूज कीजिए, मीट खाइए, मछली खाइए, बटर खाइए, आपको काफ़ी अधिक मात्रा में फैट की प्राप्ति होगी, बॉडी ठंडी रहेगा, एनर्जी मिलेगा। अधिक भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन्स, इसको खोजा था फंक नाम के साइंटिस्ट ने। दो टाइप का मेनली होता है, एक होता है जो जल में घुल जाता है, एक जो फैट में घुलता है। जल में घुलने वाला है बी और सी, और जो फैट या बसाम जो घुलता है ए डी ई के। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब देखिए अगला, हमारे शरीर में हमको बहुत तरह का चाहिए मिनरल्स, खनिज लवण, सोडियम चाहिए, कैल्शियम हड्डी और दांत के लिए मजबूती के लिए चाहिए, फास्फोरस दांत और हड्डी के लिए चाहिए, आयरन आरबीसी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आयोडीन भी चाहिए, ठीक ना। वाटर, अगर हमारे बॉडी में टोटल वेट का लगभग 65 से 70% पानी होता है, और अगर पानी की कमी होगा तो हमको हो जाएगा डिहाइड्रेशन, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। तो पानी की कमी होना, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। देखिए मानव रोग में देखिए पहला क्या है कि देखिए मानव रोग जो होता है मेनली इसमें कई तरह कारण से होता है। एक है बैक्टीरिया की वजह से देखिए पहला आपका टिटनेस बीमारी होगा, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, सिफिलिस, गोनेरिया, ये ध्यान रखिएगा। वायरस की वजह से आपको एड्स होगा, और देखिए एड्स किसी को है या नहीं इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, एग्जाम में पूछ चुका है। वायरस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, चिचक हो जाएगा, खसरा, ट्रोकोमा, रेबीज और हर्पीज नाम का बीमारी जो है ना वायरस की वजह से होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अगला है प्रोटोजोआ की वजह से देखिए क्या मलेरिया, पायरिया और कालाजार और कोपेचिस हो जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ अनुवांशिक रोग है जो कि अगर माता पिता को है तो बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसमें एक पहला है कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन पूछता है कौन सा अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आदमी रेड और ग्रीन रंग को नहीं पहचान पाता है। हीमोफीलिया, अगर ये रोग आपको होगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। एक है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में मेनली होता है। एक होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। अगर ये टर्नर सिंड्रोम होगा फीमेल में तो लड़की माँ नहीं बन पाती। और अगर क्लिनेफिल्टर अगर जो आपको अगर हो रोग होता है, ये जो है मेल इसमें है ना जो है ना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक ना। अगला है एक डाउन सिंड्रोम, ये भी यही रोग है, अनुवांशिक रोग। एक है पटाऊ सिंड्रोम, इसमें ना आपका होठ कट जाता है। इस पर ध्यान रखिएगा कौन सा अनुवांशिक है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में कुछ भी देगा तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें। अब कुछ देखिए आविष्कार, आरएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने किया था। डीएनए का जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। पेनिसिलिन का फ्लेमिंग ने, चेचक का जेनर ने, और रेबीज का पास्चर ने। ये एग्जाम सब पूछ चुका है, मैं सब पे भी फिर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको शामिल कर दिया हूँ ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला आइए, ये आपका हो गया आपका पूरा जूलॉजी का पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, ठीक। अब अगला पढ़ लेते हैं हम लोग बॉटनी का पार्ट, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी उस वीडियो में हमने बॉटनी को काफ़ी अच्छे से बता दिया है और उसको आप एक बार अच्छे से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आइए बॉटनी वनस्पति, देखिए इसका फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। अब देखिए सिंपल, यहाँ जितना भी प्लांट है उसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, पादप जगत। दो तरह का मेनली होता है, एक जिसमें पुष्प पाया नहीं होता है, इसको बोलता है क्रिप्टोजेम, और एक होता है पुष्पोद्भिद जिसमें फ्लावर पाया जाता है, फेनिरोगेम्स, ध्यान रखिएगा। अब इसका देखिए होता है 3 टाइप, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिटोफाइटा। अब इसका देखिए थेलोफाइटा का 3 टाइप,
शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। इसका देखिए एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज रहता है और इसका होता है आवर्त जो ढका रहता है। इसमें होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, ठीक ना। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। मैं हालांकि इसको काफ़ी अच्छे से जो 8 मई के पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया, आपकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है वहाँ जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए थैलोफाइटा होता है, ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। क्वेश्चन पूछ चुका है सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, आपका थैलोफाइटा होता है। अब देखिए इसमें पहला है शैवाल या एल्गी। शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शैवाल का यूज भोजन में भी होता है, आयरन बनाने में होता है, खाद बनाने में होता है और दवाई बनाने में इसका यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कवक या फंगी। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। मशरूम एक कवक है, इसकी सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और कवक या फंगी की वजह से कई तरह के पौधे में रोग होता है। जैसे मान लीजिए एक रोग का नाम है लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का ढीला रोग हो जाता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब आलू का अंगमारी रोग इसी की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। अगला है लाइकेन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइकेन दो चीज़, इसमें एल्गी और फंगी से मिलकर बना होता है। ये सहजीवी संबंध को दिखाता है, साइम्बोटिक रिलेशनशिप को दिखाता है। और ध्यान रखिएगा एल्गी क्या करेगा, ये चूँकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन बनाएगा, और फंगी जो है ना एल्गी को वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए इसको साइम्बोटिक या सहजीवी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर कहीं अगर लाइकेन नहीं उगा है तो हो सकता है वहाँ एयर का पोल्यूशन हो। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेन, एग्जाम में ये भी एक बार पूछ चुका है। अब नेक्स्ट चलिए कुछ और जीवाणु। बैक्टीरिया का खोज किया था लीवेनहॉक ने, नाम दिया था इरेनबर्ग ने नाम दिया था। और दूध का जो पास्चरेशन होता है उसको किसने किया था, ये किया था लुई पास्चर ने। इसमें क्या होता है, दूध को पहले गर्म करते हैं फिर तापमान में ठंडा करते हैं ताकि दोनों बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाए, पूरी तरह मर जाए, ताकि दूध लंबे समय तक रह सके। अगला देखिए एनसीईआरटी में कुछ आपको प्लांट हार्मोन्स दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए प्लांट हार्मोन्स में आपका जो है ना जो पहला जो है आपका ऑक्सिन है, इसको डार्विन ने खोजा था। प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है ऑक्सिन। एक है जिब्बेरेलिन्स, ये बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनने में हेल्प करता है। एक है साइटोकिनिन्स, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। एक है एब्सिसिस, ये एब्सिसिस जो है ना ये वृद्धिरोधक है, ये एंटी है, ये लंबाई को रोकता है, रेसिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। एक है एथिलीन, ये गैस के रूप में पाया जाता है हार्मोन और ये फल को पकाने में मदद करता है। एक है फ्लोरिजिन्स, ये फूल खिलने वाला हार्मोन, मतलब कि प्लांट में फूल खिला देता है। और एक है आपको ट्रोमेटिन, ये जो ट्रोमेटिन है पौधे के जख्म को भरता है। अगर पौधे में कभी कोई जख्म हो गया, इंजरी हो गया पौधे को, उसको भरने का काम करता है। ध्यान रखिए ये आपको अलग है, ये ठीक नहीं, रोकता है। अगला देखिए इसमें है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है, आपको पता है कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। थोड़ा सा आप इसको दफा देख लीजिए, यहाँ डायग्राम में, यहाँ देखिए ये मान लीजिए कोई आपका प्लांट है, क्या है, कोई आपका लीव है, कोई पत्ता है। देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीव है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए ये पूरा पूरा कोई एक लीफ या पत्ता है, इसका छोटा सा भाग देखिए, अगर ये अपर पार्ट है नीचे लोअर पार्ट होगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हरा रंग है यहाँ क्रोमोप्लास्ट है, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक ना, और यहीं है आपका क्लोरोफिल है। और इसी में छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, एस्टोमेटा रंध्र होते हैं, जिसके थ्रू होके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, एस्टोमेटा रंध्र बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो अपना भोजन जो है ना इसी क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण से बनाता है। और ध्यान रखिए ये देखिए ये आपका देखिए एस्टोमेटा है, देखिए ये कैसे, जब भी लाइट पड़ेगा तो ये इसका देखिए माउथ देखिए खुल जाएगा, देखिए खुला हुआ है, और देखिए फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये देखिए आपका ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, हालांकि मैं पहले बता दिया हूँ उस वीडियो में अच्छे से। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या कच्चा चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, लाइट। तो क्या निकलेगा, ग्लूकोज,
वाटर और ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर प्लांट करता है तो किस चीज़ की कमी होगी, किस चीज़ की वृद्धि होगी। देखिए कमी किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कमी होगा। अब वृद्धि किसका होगा, आपका वाटर का, ऑक्सीजन का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इस प्रकार से ये मैंने कोशिश किया इम्पोर्टेंट जितना भी आपका बायोलॉजी का रिवीजन था उसको कराने का, ठीक ना। हालांकि अगर कुछ और अगर हमको लगेगा, अगर हम पढ़ेंगे या देखेंगे तो वो उसमें भी और भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी पार्ट था वो आपको मैंने जो है ना शॉर्ट में 1-1.5 घंटा में कराने का कोशिश किया है। तो आप रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, मैं पहले 2 तरह से देखिए। एक तो पहला क्या कीजिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो इसको देखने के पहले क्या कीजिए, जो मैं नीचे लिंक में जो वीडियो भेजा हूँ उसको देख लीजिए। वो पूरा बायोलॉजी का है, उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और मैं कोशिश किया हूँ कि जो स्पीडी का जो आपका जो है जो बायोलॉजी का सेक्शन उसको भी मैं कवर किया हूँ। तो मैं दोनों लिंक भेज दूँगा, आप मेरा तीनों वीडियो देखिए। एक तो आपका स्पेसिफिक जो है ना हो गया, जो जिसमें से बायोलॉजी होगा, उसका एक वीडियो अलग से उसी में होगा, या स्पीडी का बनाया हूँ, ठीक है, जो कि रेलवे के लिए जो बहुत फेमस बुक है। तो ये आप लगभग 3 वीडियो मेरा अच्छे से देख लीजिए, 1 बार 2 बार जितना भी आपको समय मिले स्पीड बढ़ा के, और तब आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का चीज़ रिवाइज होगा। और बाकी मैं एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। इससे मेरे ख्याल से उम्मीद रखिए कि बायोलॉजी में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद और बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लगभग 40 डे बचा हुआ है। मेरा जो होमवर्क फ्री चल रहा है अभी, मेरा जो होमवर्क फ्री आप लोग जानते होंगे जो चल रहा है 21 जून से जो चल रहा है, उसके चीज़ों को आप 100% फॉलो कीजिए। रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम के बाद अगर रिजल्ट पीटी का नहीं होगा तो फिर हमको कॉल करके मत बोलिए मेरा पीटी का रिजल्ट नहीं होगा। पीटी का रिजल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप मेरा ये जो फॉलो नहीं कीजिएगा होमवर्क हो सकता है आपको दिक्कत है। इसलिए मेरा जो होमवर्क फ्री काफ़ी मैं अच्छे डिज़ाइन किया हूँ, और ऐसा डिज़ाइन किया कि एक सब्जेक्ट 4 बार 5 बार, यहाँ तक करंट अफेयर्स तो लगभग 8-10 बार रिवाइज हो जाएगा। इसलिए हालांकि आप लोग जो अपने तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो मैं जो बनाया वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बनाया, आप लोग उसको फॉलो करें होमवर्क फ्रीज को। और बाकी जब 1 अगस्त को जब मैं बनाऊंगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। कोशिश करूंगा 1 अगस्त से लेकर लगभग आपका 20 या 22 अगस्त तक हर एक सब्जेक्ट 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं क्या करूंगा 1 अगस्त के बाद जब मैं होमवर्क बनाऊंगा, जो शेड्यूल बनाऊंगा, उसमें मैं क्या रात में डेली क्या करूंगा, मैं आपको अच्छे से बोलूँगा आपको इसमें यही पढ़ना है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसी को डेली फॉलो कीजिएगा। 20 दिन, नेक्स्ट 20 दिन जो 1 अगस्त से लेकर लगभग 22 अगस्त तक मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चले तो समझिए कि पीटी आपका 110 या 15 इसको लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी देखिए मैं उतना वो दवा भी नहीं करता कि आप मेरी चीज़ को फॉलो कीजिए। बाकी आप लोग जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कीजिए, लेकिन थोड़ा जो अगर मेरा अच्छा लगे चीज़ों को मेरा भी फॉलो कर सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। देखिए कई चीज़ों लोगों को हो जाता है दिक्कत। देखिए एक तो है आपका टेलीग्राम चैनल मेरा है, ठीक ना, जिसका नाम है ISPCS फाइटर्स, ठीक ना। बाकी कई सारे टेलीग्राम पे ग्रुप हैं जिसमें मेंस का आंसर राइटिंग चलता है, वो अलग चीज़ है। मैं जितना भी पीटी का नोट्स हो या होमवर्क फ्रीज का क्वेश्चन हो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ जाइए, फाइल सेक्शन में आपको A to Z चीज़ जो है ना देखने को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बाकी अब इसमें एक वीडियो मेरा फिजिक्स का रहेगा, हालांकि मैं फिजिक्स का भी 8 मई के पहले का वीडियो बनाया हूँ, एक बार आप उसको भी देख लीजिए। लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो आप लोग को ला दूंगा। उसके बाद जो है ना कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो मैं कोशिश करूंगा। हालांकि देखिए करंट अफेयर्स में मैं लगभग 15-16 वीडियो ला दिया था, जिसमें लगभग हर एक में 100 क्वेश्चन में कवर किया था, लगभग 1500 करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया हूँ। लेकिन फिर भी मैं अभी और 400-500 करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट और भी जो इम्पोर्टेंट जितने भी इंडेक्स है, जितने भी आपका युद्ध अभ्यास है, उसको बना दूंगा। 4-5 वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। और बाकी बिहार का एक करंट 1-2 बना देंगे, उसमें हो जाएगा तो कवर में करवा दूंगा, डोंट वरी। बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री का नोट्स अच्छे से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम का नोट्स बना हुआ है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, फिर आपको ज्योग्राफी का भी नोट्स है, फिर आपका साइंस का लगभग कंप्लीट नोट्स दे दिया हूँ मैं। आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स मिल जाएगा, बिहार स्पेशल का पूरा नोट्स टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, वीडियो देखिए। बाकी आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, ठीक ना। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज
यहीं तरह रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपका जो मैं बायोलॉजी पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।